दोस्तों नमस्कार। वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। साथियों, ये पेपर यूपीपीसीएल का है और अभी रिसेंटली 19 मार्च 2021 को ये पेपर हुआ था वो है। और दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। दोस्तों इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसका पार्ट 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक का एक पार्ट हम सोल्व करवा चुके हैं और आज हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 150 तक। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसा कि आप जानते हैं ये ऑफिशियल आंसर की है, तो इसमें आंसर साथ में दिए हुए हैं, लेकिन हम डिटेल से सभी क्वेश्चन को विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे कि इसका उत्तर आया कैसे। क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी नए क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी और भी पेपर जितने भी ये सोलो करवाएंगे, टोटल 8 पेपर हुए थे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर से, और टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन करें। पीडीएफ वगैरह हम वहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और सवाल नंबर 76 हमारा है कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की गति कंट्रोल कैसे करते हैं। साधारण सी बात है, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम उसके स्टेटर को मिलने वाली वोल्टेज को कंट्रोल करवाते हैं। बाकी देखो टेम्परेचर कंट्रोल, नमी कंट्रोल और रिएक्टिव पावर कंट्रोल ये तो वैसे ही काम की नहीं है। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में गति नियंत्रण की कई विधियां हैं अपने पास, लेकिन हम सबसे ज़्यादा सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड को काम में लेते हैं। ए उत्तर इसका सही रहेगा। सवाल नंबर 77 ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना। शंट एडमिटेंस के लिए किसी ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर कैसे होंगे। दोस्तों दो तरह के पैरामीटर ध्यान में रखना, शंट एडमिटेंस के लिए भी और इम्पीडेंस के लिए भी ध्यान रखना। तो देखो दोनों बताता हूँ। पहले तो अपन ये सुनते हैं, शंट एडमिटेंस जो है इसके लिए A बराबर 20, A बराबर 1, B बराबर 0, C बराबर y और D बराबर 1 कैसे आया। साथ ही मैं आपको इम्पीडेंस के साथ एडमिटेंस के साथ साथ इम्पीडेंस का भी बताऊँगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, होता क्या है कि हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन में 4 पैरामीटर होते हैं। सेंडिंग एंड की वोल्टेज, रिसीविंग एंड की वोल्टेज, सेंडिंग एंड की करंट, रिसीविंग एंड की करंट। ठीक है दोस्तों, ये 4 पैरामीटर होते हैं हमारे सामने। अब इनके लिए भी फिक्स होता है दोस्तों कि जो सेंडिंग एंड की वोल्टेज है, दोस्तों सेंडिंग एंड की वोल्टेज, वो जो वोल्टेज हमारी होगी वो A पैरामीटर इंटू VR यानी रिसीविंग एंड की वोल्टेज प्लस B पैरामीटर इंटू IR के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, यानी B जो है आपका एक तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया उसमें आपका रिसीविंग एंड पे प्राप्त हुआ, दोनों को जोड़ा तो वो सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। वहीं दूसरा आता है दोस्तों सेंडिंग एंड की करंट के बारे में। सेंडिंग एंड की जो करंट है साथियों, वो आपकी जो बराबर होनी चाहिए वो है C इंटू VR के बराबर प्लस B इंटू IR के बराबर। ठीक है दोस्तों, सॉरी D इंटू IR के बराबर, यानी C और D I के साथ आते हैं, A और B जो है वो वोल्टेज के साथ आते हैं। एक बात। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि दोस्तों करंट में तो इसमें कोई फ़र्क नहीं मिलता, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड की बराबर होती है। लेकिन वोल्टेज हम सभी जानते हैं कि सेंडिंग एंड की वोल्टेज जो है वो रिसीविंग एंड की वोल्टेज से हमेशा अधिक होती है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो गई थी वो किसके कारण ड्रॉप हुई थी, रेजिस्टेंस के कारण। यानी सेंडिंग एंड की वोल्टेज रिसीविंग एंड की वोल्टेज प्लस I इंटू जेड, जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर आएगा उन दोनों को जोड़ने से निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपने पास टोटल 2 समीकरण। दोस्तों इसमें अगर आप समीकरण टोटल और देखते हैं तो कुल आपके पास ये 4 तरीके के पैरामीटर इसमें निकल करके आएंगे। और इनको जब आप मान के अनुसार रखते हैं तो उत्तर आएगा A के बराबर 1 और B के बराबर Z, C के बराबर 0 और D के बराबर 1, ये आएगा 1। तो अब ये तो है इम्पीडेंस समीकरण साथियों। वहीं अगर एडमिटेंस वाली पूछ लेना तो B की जगह तो हो जाएगा 0 और C के बराबर जो हो जाएगी वो Y हो जाएगी। तो ऐसा इसी ऑप्शन में अपने को दिया हुआ है। एक समीकरण इनके बारे में और है, उसको भी ध्यान रखना। A इंटू डी माइनस B इंटू सी करते हैं तो ये हमेशा इकाई के बराबर होता है, चाहे कोई भी पैरामीटर हो, शंट पैरामीटर हो एडमिटेंस का या शंट इम्पीडेंस का हो। A इंटू डी माइनस BC करते हैं तो वो 1 के बराबर आएगा हमेशा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कौन सा ट्रांजिस्टर नहीं है, डायोड, ट्रायक, डायक, FET। ये डायोड नहीं है दोस्तों। ट्रायक जो है ये वास्तव में ट्रायोड AC है, इसका पूरा नाम। AC का एक वाल्व के जैसा होता है,
जबकि SIT एक ट्रांजिस्टर है, इसका पूरा नाम स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर होता है। IGBT और MOSFET के पूरे नाम तो आप सभी जानते ही होंगे। आगे सवाल पूछा कि एक बैटरी ऐसी है जिसमें 20 सेल लगे हुए थे, प्रत्येक 1.5 वोल्ट के हैं, सीरीज में 5 सेल लगे हुए हैं और ऐसे 5 सेलों की 4 लड़ियाँ समांतर में बनी हुई है। वोल्टेज पूछा है, समांतर में कितनी लड़ी है इससे कोई मतलब नहीं रखना है, केवल ये देख लो सीरीज में कितने लगे हुए हैं। 1.5 वोल्ट के 5 सेल सीरीज में लगे हुए हैं, एक ग्रुप की 7.5 वोल्ट है, सभी ग्रुप 7.5 वोल्ट के होंगे। समांतर में वोल्टेज बराबर मिलती है, इसलिए हमें आउटपुट में भी 7.5 वोल्ट ही मिलेगा। अगला सवाल है कि कौन सी फ्यूज की विशेषता नहीं है। देखो फ्यूज की रेटिंग ध्यान में रखना होता है, फ्यूज की चालकता के बारे में, गलनांक के बारे में ध्यान रखना है। फ्यूज फ्रीक्वेंसी पर आधारित कभी नहीं होते, फ्रीक्वेंसी फ्यूज के लिए कभी बेस में नहीं आती। और फोटोवोल्टेइक सेल किसके बने होते हैं, तो अर्धचालक से बनते हैं। इनमें अपन मोस्टली सिलिकॉन ही अर्धचालक के रूप में काम में लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों, ये वही सवाल है जो मैं पहले करवा भी चुका हूँ, अभी बताया था 77 नंबर क्वेश्चन में। ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर के बारे में सही क्या है। सही तो ये होता है A/D - B/C बराबर 1, लेकिन ऐसा अगर नहीं लिखते हैं और चेंज कर देते हैं निशान तो D उत्तर भी इसका सही है। -A/D और +B/C कर दें तो वो माइनस के 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी सारे निशान बदल दिए, ये प्लस का था इसको माइनस कर दिया, माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस, तो ये भी संभव होता है। अगला सवाल है कि किसी भी सोलर सेल द्वारा उत्पन्न आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज कैसी है। दोस्तों फोटोवोल्टेइक सिस्टम के द्वारा जो भी हमें वोल्टेज मिलती है वो आउटपुट में हमेशा DC ही होती है। कम्यूटेटर पिच वाइंडिंग के संदर्भ में सवाल पूछा है, तो कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या हमेशा आर्मेचर कॉइल्स की संख्या के बराबर होती है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। केबल में इंटरशीथ ग्रेडिंग का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों, ये सवाल पूछा। अंतर आवरण को इंटरशीथ बोलते हैं। इंटरशीथ जो होती है वो एक समान पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट के लिए होती है दोस्तों, ताकि विभव का एक समान वितरण हो सके। क्योंकि वोल्टेज के कारण केबल में क्या है कि प्रतिबल स्ट्रेस लगता है और उस स्ट्रेस को एक जैसा करने के लिए, ताकि एक जगह ज़्यादा ना हो, स्ट्रेस के कारण क्या होगा, केबल में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लैंप की एफिशिएंसी के लिए सवाल पूछा। देखो एफिशिएंसी किसी की भी हो, आउटपुट बटे इनपुट रेशियो होता है। आउटपुट के रूप में लैंप जो है वो हमें प्रकाश देता है और इनपुट के रूप में शक्ति लेता है, यानी आउटपुट उत्सर्जित प्रकाश बटे लैंप की कुल इनपुट शक्ति, और ल्यूमन प्रति वाट इसकी इकाई होती है। सिंपल सा ये तो आप सभी पहले से भी जानते होंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में शेडेड पोल वाइंडिंग क्यों करते हैं। वास्तव में एक कॉपर की रिंग होती है, छोटी सी शॉर्ट सर्किटेड कॉइल होती है, ये फेज अंतर पैदा करने के लिए होती है ताकि मोटर सेल्फ स्टार्ट हो सके। 90 डिग्री का फेज अंतर होता नहीं है ना, ये डालने से 90 डिग्री का फेज अंतर आता है और मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। ट्रांसफार्मर में तेल का काम पूछा है। देखो दोस्तों, तेल जहाँ कहीं भी यूज़ करते हैं ना, मोस्टली तेल 3 तरह की चीज़ें प्रदान करता है। कौन कौन सा, कूलिंग देता है यानी ठंडक शीतलन करने का काम, इंसुलेशन यानी अचालक का काम, और ल्यूब्रिकेशन यानी स्नेहक का काम। ल्यूब्रिकेशन वाले को वहाँ लेते हैं जहाँ घर्षण होता हो। अब ट्रांसफार्मर में तो कोई घूमने वाला भाग है नहीं, इसलिए इसमें घर्षण होता नहीं है। तो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल अपन काम में लेते हैं उस ऑयल का उद्देश्य केवल और केवल कूलिंग और इंसुलेशन देना होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये तो पहले भी बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे सवाल पूछा कि एक सोलर सेल में जब रेडिएशन बढ़ेगा तो उसकी पावर आउटपुट बिल्कुल बढ़ेगी। जितना ज़्यादा प्रकाश का विकिरण होगा, प्रकाश तेज होगा, उतना ज़्यादा उसको मिलेगा। वाट मीटर में तो दोस्तों वाट मीटर में 2 कॉइल होती है, एक CC और एक PC। CC मोटे तार कम टर्न की, PC पतले तार अधिक टर्न की। CC सीरीज में जुड़ती है और PC पैरेलल में जुड़ती है। करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल बोलते हैं इनको। अगला सवाल है, परिपथ में वोल्टेज और धारा का परिमाण आपको दिखाया गया है, परिपथ का पावर फैक्टर कैसा होगा। देखो बाकी सारे पैरामीटर सेम है ना। पाई का मान होता है 180 डिग्री, 180/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, और 180/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। यानी करंट जो है वो 90 डिग्री आगे है, वोल्टेज 60 डिग्री आगे है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज में अभी भी 30 डिग्री करंट आगे चल रही है। तो पावर फैक्टर जो भी होगा वो 30 डिग्री अग्रगामी यानी लीडिंग ही आएगा। कंड्यूट पाइप वायरिंग की विश्वसनीयता कैसी होती है, तो वायरिंग बहुत अच्छी होती है दोस्तों। इसकी मतलब विश्वसनीयता का मतलब है कि किस तरह से, स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं और सुंदरता भी, और फॉल्ट वगैरह के बारे में भी। तो सबसे अच्छी वायरिंग मानी जाती है इसको। और वर्तमान में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इस
वायरिंग का ही उपयोग होता है। समांतर में जुड़े दो अल्टरनेटर में फेज क्रम सही है कि नहीं, इसकी जांच का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सिंक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है दोस्तों। टेकोमीटर गति नापने के काम आता है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन के लिए और करंट की डिटेक्ट करने के लिए, और एम्पीयर धारा नापने के काम आता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्थिर गति प्रचालन के लिए किस मोटर का उपयोग करेंगे। देखो नाम से ही पता लग रहा है कांस्टेंट स्पीड के लिए तो सिंक्रोनस मोटर ही हम काम में लेते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर सिंडेड पोल मोटर होती तो वो भी कर सकते हैं, और डीसी में कंपाउंड मोटर की जगह अगर शंट मोटर लिखा होता तो वो भी कर देते, उत्तर सही रहता। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 220 वोल्ट 6 पोल 50 अटच सिंगल फेज वाइंडिंग के लिए मोटर 97% सिंक्रोनस गति से चलती है, स्लिप का मान कितना होगा। देखो 97% गति पर चल रहा है मतलब 3% स्लिप हो गया। जब प्रतिशत में स्लिप नहीं है तो प्रतिशत हटाकर 100 का भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा 0.03 स्लिप का मान। आगे सवाल पूछा कि निम्न आकृति में सिग्नल का औसत मान कितना है। देखो दोस्तों सिग्नल 3 सेकंड तक काम में लिया गया, 0 से 1 तक, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, ये सिग्नल का यूज माना जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि तीसरे सेकंड जब यूज किया तो वो सिग्नल 20 वोल्ट तक गया, चौथे सिग्नल में फिर यूज किया तो वो 20 वोल्ट तक गया। 3 सेकंड के लिए सिग्नल को यूज किया गया था तो 20/3 कर दो, उत्तर आ जाएगा 6.66 वोल्ट। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा फैक्टर विद्युत उपभोक्ता के शुल्क को प्रभावित नहीं करता। उपभोक्ता का शुल्क जो है वो जुड़े हुए एनर्जी मीटरों से कभी नहीं होगा, यानी कितने मीटर जुड़े हुए हैं इससे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि मैक्सिमम मान, लोड का प्रकार, लोड का पावर फैक्टर, ये जितने भी पैरामीटर होते हैं ये उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं, बिल को प्रभावित करते हैं। अगला सवाल, सिंगल केज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा डबल केज इंडक्शन मोटर का लाभ क्या है। दोस्तों 2 लाभ है, स्टार्टिंग धारा कम होती है, साथ ही दक्षता भी अधिक हो जाती है तुलनात्मक रूप से। तो इस क्वेश्चन में तो हमने ऑब्जेक्शन भी लगवाया था, इनका आंसर यहाँ पर दोनों सही है। तो स्टार्टिंग में धारा भी कम लेगा डबल केज वाला, और फिर एफिशिएंसी भी अधिक होगा इसका, क्योंकि लॉसेज कम हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में उपयोग न किए जाने वाला अवयव कौन सा है। देखो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन जो होती है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सेंडिंग एंड से हम एसी जो होता है उसको पहले स्टेप अप करते हैं, फिर वहाँ पर दोस्तों रेक्टिफायर सेट लगा रहता है जो उसको डीसी में कर देता है, और ये डीसी हम ट्रांसमिट करते हैं। फिर आगे जो रिसीविंग सिस्टम होता है वहाँ पर इन्वर्टर होता है जो डीसी को एसी कर देता है, फिर वहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है जो इस एसी को स्टेप डाउन कर देता है। सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम का कहीं कोई यूज नहीं होता, इसकी कोई आवश्यकता हमें नहीं होती। बी उत्तर इसके लिए सही रहे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा है। स्लिप फ्रीक्वेंसी दोस्तों रोटर फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है S/F, स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इसके लिए फॉर्मूला होता है, और आप सभी आराम से जानते भी होंगे। ओम के नियम का उपयोग करना था और प्रतिरोध का मान ज्ञात करना था ग्राफ को देखकर। जब ग्राफ को आप देखेंगे तो वोल्टेज जो है वो 8 वोल्ट दिया हुआ है, और जो धारा का मान है वो 4 एम्पीयर दिया हुआ था, तो प्रतिरोध 2 ओम आ जाएगा। V/I का यूज आपको करना था। नेक्स्ट सवाल है कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र की स्थापना कहाँ पर करेंगे। ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा भी होती है, और वहाँ पर हमें एक हाइट भी मिल जाती है, तो हमें हेड शीर्ष जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सवाल, एसी और डीसी दोनों पर चल सकने वाली मोटर तो यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं, हिंदी में इसको सार्वत्रिक मोटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक आइडियल रेक्टिफायर का टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन THD कितना होना चाहिए। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो 0 होना चाहिए, यानी हम चाहते हैं कि रेक्टिफायर हार्मोन फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किसी डायोड के परिचालन की गति किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी। डायोड की स्पीड कितनी है ये इस बात पर निर्भर करेगी कि रिवर्स रिकवरी टाइम कितना है, RRT कितना है उसका। एक डायोड की ऑपरेटिंग स्पीड, स्विचिंग स्पीड, इस बात पर निर्भर करती है कि उसका रिवर्स रिकवरी समय कितना था। जितना जल्दी रिवर्स समय को रिकवर कर लेता है डायोड की गति उतनी ही तेज़ मानी जाती है। सवाल अगला कि सिंगल बस बार जो होती है किसी सब स्टेशन में वो किस वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं, तो 33 किलो वोल्ट तक उसको यूज कर सकते हैं, इससे ऊपर यूज नहीं कर सकते। यानी 66 kV का कोई सब स्टेशन है तो इसमें सिंगल बस बार का यूज नहीं किया जा सकता, इसमें एक से अधिक बस बार को आपको समांतर में जोड़ना ही पड़ेगा। समांतर में जोड़ना मतलब एक साथ लगानी पड़ेगी, एक एकल बस बार पर आप करंट नहीं दे सकते। 33 किलो वोल्ट तक दे सकते हैं। चालकों के इंसुलेशन की मोटाई तो उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज पर निर्भर करती है। चालकों का साइज उनकी धारा पर निर्भर करता है।
केबल के माध्यम से जाने वाली धारा है ना, वो उसके चालक तार की मोटाई निर्धारित करती है, जबकि संचालित वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो इंसुलेशन की मोटाई को हमेशा डिसाइड करती है। आगे सवाल पूछा कि थर्मल पावर संयंत्र जो है उसमें सुपर हीटर का काम क्या है। सुपर हीटर का काम होता है भाप को सैचुरेट करना, भाप से नमी दूर करना, संतृप्त वाष्प बनाना, जिसको अपन बोलते हैं कि जो भी वाष्पित निकली थी बॉयलर से उस उष्मा को, उस स्टीम को, उसमें से नमी को और हटाना, मॉइस्चर फ्री उसको कर देता है। अगला सवाल है कि 3 फेज बैलेंस सप्लाई सिस्टम अगर है तो जीरो सीक्वेंस फैक्टर का मान कितना होगा? 0 ही होगा। बैलेंस लोड है, इसका मतलब न्यूट्रल में कोई अनबैलेंस करंट नहीं चलेगी। जीरो सीक्वेंस घटक उन्हीं को बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किसी प्रेरण मोटर में क्राउलिंग का कारण क्या है? तो क्राउलिंग का कारण होता है हार्मोन्स, गुणित स्वर हार्मोनिक्स को ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। हार्मोन्स के कारण होता है। क्राउलिंग होती क्या है? सिंक्रोनस गति के 7वें भाग पर मोटर का चलना क्राउलिंग कहलाता है। अगला सवाल है कि 3 फेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 8 पोल और 20% स्लिप पर चलती है तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अभी बताया था मैंने आपको, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, है ना। तो 20/100 सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। उत्तर आएगा 10 हर्ट्ज। रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 हर्ट्ज। देखो एक ही पेपर में 2 सवाल हो गए, मतलब फॉर्मूला भी पूछ लिया और मान भी कैलकुलेशन करवा लिया। अब जिसको आता है वो तो दोनों कर ही आया, जिसको नहीं आता उसके दोनों ही छूट गए। अगला सवाल, ओवरलोड रिले का प्रकार कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम की कोई ओवरलोड नहीं होती, थर्मल ओवरलोड रिले होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ओवरलोड रिले होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अंडरग्राउंड केबल बिछाने की कौन कौन सी विधियाँ होती है और इनमें कौन सी नहीं दी? ठोस प्रणाली में सीधे बिछाना भी होता है, सीधे केबल को ज़मीन में भी बिछा देते हैं, और अपन उसमें प्रणाली में शामिल कर, प्रणाली का मतलब ट्रे, ट्रेंच, कोई इस तरह की चीज़ें लगा कर भी देना, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क द्वारा बिछाना, ये कोई केबल बिछाने की विधि नहीं होती है। अगला सवाल है कि टाइडल एनर्जी जो हम प्राप्त करते हैं उस प्रणाली को क्या बोलते हैं? तो डैम सिस्टम बोलते हैं उसको। हम समुद्र के पास डैम बना करके वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, डैम सिस्टम कहलाएगा। और अक्षय ऊर्जा का प्रकार पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। अक्षय ऊर्जा का मतलब है जो ऊर्जा खपत नहीं होती, जैसे तापीय है, थर्मल, नाभिकीय, रासायनिक, इनमें तो ऊर्जा कंज्यूम हो जाती है। मैग्नेटिक लिक्विडिटी वाला आएगा इसमें, तरल गति की, ठीक है। मैग्नेटिक, लिक्विड, डायनेमिक। सेकेंडरी सेल का दूसरा नाम है तो एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं, यानी इनको हिंदी में संचायक सेल के नाम से भी जानते हैं। ये एक्यूमुलेट करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोरेज नाम इनका दूसरा नाम है। स्ट्रेसिस लॉस किस किस फैक्टर पर निर्भर करेगा? तो फॉर्मूला याद कर लो भाई, फॉर्मूला सबको याद होगा ना, Bm की पावर 1.6 × F × V, यानी कोर के आयतन पर, फ्लक्स घनत्व पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। मतलब डी उत्तर हो जाएगा, फ्लक्स घनत्व और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। आगे सवाल पूछा है कि ये सोर्स कौन सा है? देखो ये है करंट कंट्रोल सोर्स माना जाता है भाई। इस तरह का जब भी आ जाए तो धारा सोर्स होता है, पहले तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो धारा नियंत्रित वोल्टेज सोर्स इसका उत्तर हो जाएगा अपना, यानी इसके साथ वोल्टेज सोर्स है जो करंट से कंट्रोल किया जा रहा है। और नेक्स्ट सवाल पूछा कि किसी ट्रांसफार्मर की कोर में हिस्टैरिसीस लूप कैसा होना चाहिए? विद्युत चुंबक कोई भी हो, ट्रांसफार्मर की ज़रूरी नहीं है, लूप ऐसा होना चाहिए कि वो सीधा लंबा चले और पतला और संकरा क्षेत्र बने उसका, हमेशा इस तरह से। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो लूप बनता है ना, ये बहुत छोटा बने, मतलब जब बाहरी बल लगाते रहे तो पदार्थ चुंबकित होता रहे, जल्दी से संतृप्त हो नहीं, तो लंबा चलेगा। फिर हम चाहते हैं कि बाहरी बल को जैसे 0 कर दिया तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व भी कम ही रहे उसमें, तो लंबा और संकरा इसका अपने उत्तर कर देंगे। और नेक्स्ट हमारा सवाल है कि टाइम डोमेन वोल्टेज के लिए फेजर निरूपण क्या होगा? वोल्टेज के लिए फेजर निरूपण पूछा है। देखो ये रहा, ये जो होता है ना, ये समय के सापेक्ष मान को पीछे या आगे ही दर्शाता है। ये इसकी वैल्यू दे दी, यानी 100 वोल्ट है जो अभी -30 पर है, यानी कोई ऐसा फेज है जो -30 डिग्री पर है, तो V = 100 और फेज अंतर उसका -30 डिग्री है। अगला सवाल है कि किस प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन की लागत अधिकतम होती है प्रारंभ के समय? प्रारंभ में अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन की लागत सबसे अधिक होती है, क्योंकि केबलें जो होती है बाकी सभी से कंपैरेटिवली बहुत महंगी मिलती है, और बाद में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह सस्ती पड़ती है भाई। और अगला सवाल है कि लाइटिंग डिज़ाइन के लिए कौन सा आवश्यक फैक्टर नहीं है? तो उसमें काम करने वाले व्यक्तियों का भार कितना है, ये लाइट चूज करने के लिए, वायरिंग चूज करने के लिए कभी प्रभावित नहीं करेगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसका अनुपात है? ससेप्टिबिलिटी नहीं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी पूछा है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है वो B और H का अनुपात होता है। पदार्थ का चुंबकत्व कितना था, आरोपित चुंबकीय बल कितना था।
नेक्स्ट सवाल है कि ग्रिड में रिएक्टिव पावर कंट्रोल करने के लिए कौन सा स्टैटिक उपकरण काम में लेते हैं। तो भाई ये होते हैं फैक्ट उपकरण। कई सारे फैक्ट उपकरण होते हैं, मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ। अगर आपको फैक्ट समझ में नहीं आया तो पहले पार्ट को ज़रूर देखना। पूरा नाम क्या है? फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। और इसमें कई चीज़ें होती है, जैसे सीरीज शंट, फिर सीरीज शंट सीरीज इस तरह से थे, सिंक्रोनस कंडेंसर और शंट रिएक्टर, कई चीज़ें होती है। तो आराम से पहले पार्ट में समझाया था, डिटेल से देखना भाई। किस में बैटरी की आवश्यकता हमें होगी? तो यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जब सप्लाई चली जाएगी तो बैटरी के माध्यम से ही तो यूपीएस सिस्टम चलता है। और बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे यानी एएच में होती है। इस क्वेश्चन को तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे सवाल पूछा कि किसी रेफरेंस बस यानी तुल्यकाली बस जो होती है उसमें कौन से घटक हमें नहीं पता होता। देखो रेफरेंस वाली जो होती है ना, इसकी केवल हमें आभासी शक्ति का पता होता है। VA का पता होता है कि इनपुट कितनी है, इस पर लोड कितना डलेगा, उसकी प्रतिघाती शक्ति कितनी होगी, इसका हमें कभी पता नहीं लगता। ठीक है। अगला सवाल है कि किस में बैटरी की आवश्यकता नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक बेलास्ट, इसको चौक बोलते हैं, इसमें हमें किसी तरह की बैटरी की जरूरत नहीं है। जबकि यूपीएस, इन्वर्टर और विद्युतिक वाहन, इन सब में हमें बैटरी की आवश्यकता होती है। आगे देखिए सवाल पूछा कि परिपथ में दिए गए इंडक्टर के लिए अनुक्षेत्र एल वी बराबर एल इंटू धारा में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मान पूछा, अपन को किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी वोल्टेज वाला फेजर डायग्राम जो आएगा दोस्तों, वो ओमेगा इंटू एल आई और इनके सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 8421 द्विआधारी कुटित दशमलव में निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य व्यंजक है। यानी बाइनरी को जो दशमलव है इसका बाइनरी बनाना है, तो इनमें से कौन सा जो है वो कूट के सही नहीं होगा। देखो दोस्तों, BCD के लिए जो फॉर्मूला रहता है ना, BCD का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो डेसिमल संख्या होती है उसको इक्विवेलेंट 4 बिट की बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। BCD कोड का मतलब, जैसे मान लीजिए आपसे 35 का अगर ये कह दिया जाए ना कि इसका बाइनरी कोडेड डेसिमल बताइए, तो 3 को आपको क्या करना है, 4 बिट की बाइनरी में लिखना है। इसी तरह से 5 को भी 4 बिट की बाइनरी में लिखना है। इन दोनों को जब आप एक साथ लिख दोगे तो वो कहलाएगा 35 का BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब बाइनरी कोडेड डेसिमल के लिए एक शर्त होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए वो शर्त क्या है। दोस्तों शर्त ये है, जो आपको येलो लाइन में दिखाई दे रही है ना, ये होती है कंडीशंस। ये कंडीशंस यूँ कहती है कि इफ़ द बाइनरी, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो से, इफ़ द बाइनरी सम विद एडेड कैरी बिट इज़ इक्वल टू और लेस देन 9, यानी 9 या 9 से कम अगर है तो वो कोरेस्पॉन्डिंग बाइनरी कोडेड डिजिट जो होते हैं वो करेक्ट होते हैं यानी सही होते हैं। लेकिन यदि बाइनरी संख्याओं का सम जो होता है वो 9 से अधिक चला जाता है तो उसको हम इनवैलिड BCD डिजिट मानते हैं, यानी वो अवैध माना जाता है। अब देखिए इस सवाल में कन्वर्ट करके देखो आप, या फिर अगर मैं बात बोलूँ तो 0 से लेकर के 8 तक के सभी जितने भी होते हैं ना, उनकी आप बाइनरी डिजिट को याद रख लीजिए। सॉरी, 0 से 9 तक का, तो 9 से ऊपर की जितनी भी संख्या है वो सारी इनवैलिड है। देखो तो हम सब जानते हैं कि 0, 1, 10, 11, 101, 111 इस तरह से हमारी संख्याएं चलती है। 111 के बाद जो आता है वो 1000 हो जाता है और फिर होता है हमारा 1001। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो 0 का है, ये 1 का है, 2, 3, 4, 5 का, और अगर इस तरह से आप देखते जाएंगे दोस्तों 101 के बाद में 110 आएगा और 111 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 6 का, ये 7 का, ये 8 का और ये 9 का। अब देखो जो 9 तक है वो बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्याएं अगर अपन देखें तो 1101 जो है ये किसी का भी कोड नहीं बना, तो ये इसमें इनवैलिड कोड है। यानी कुल मिलाकर ये ध्यान रखो कि 0 से लेकर 9 तक का जो बाइनरी कन्वर्जेशन है वो तो है सही, 9 से ऊपर का जितना भी है वो सभी इसमें गलत होते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग नहीं करते। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की 3 विधि है दोस्तों। एक तो है कैपेसिटर के द्वारा फेज को स्प्लिट किया जाए, यानी A और C ऑप्शन वाला। दूसरा है प्रतिरोध के मान के आधार पर फेज स्प्लिट किया जाए, और तीसरा होता है शेडिंग रिंग लगाकर, जैसा कि शेडेड पोल मोटर में देखने को मिलता है। वोल्टेज डिप मोटर या वोल्टेज डिप स्टार्टर ये कोई स्टार्टिंग की विधि नहीं होती है।
वोल्टेज डिप का मतलब तो होता है वोल्टेज के मान में फ्लक्चुएशन आना, जब अचानक वोल्टेज का मान घट करके कम हो जाता है। 3 फेज़ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की संरचना पूछिए दोस्तों, तो रोटर जो है उसमें चालक पदार्थों के शॉर्ट सर्किटेड चालक होते हैं रोटर में, और मोस्टली एल्यूमिनियम के चालक होते हैं, ध्यान रखना। चालक छड़ें होती है सीधी सीधी, तो छड़ों को इन्होंने हिंदी में दंड लिखा है, छड़ को बार को, यानी रोटर में एल्यूमिनियम की बार होती है और दोनों ओर से अपन अलग अलग रिंग के माध्यम से उनको शॉर्ट कर देते हैं। इस तरह से आपको सिंगल केज रोटर की संरचना याद होगी, इस तरह से होता है, ठीक है। और ये दोनों एंड पर इनको शॉर्ट कर दिया जाता है। सिंपल संरचना है दोस्तों। आगे सवाल पूछा कि किसी पवन टरबाइन के विद्युत शक्ति कर्व पर निम्न में से कौन सा एक पैरामीटर नहीं है। पवन टरबाइन से जब अपन पावर वोल्टेज का कर्व बनाते हैं तो उस पर कट इन वोल्टेज भी लिखी जाती है, रेटेड विंड स्पीड भी लिखते हैं, कट आउट भी लिखा जाता है। उसकी थर्मल रेंज कितनी थी ये नहीं लिखा जाता, थर्मल रेंज का कोई उद्देश्य वहाँ पर नहीं होता है। अगला सवाल है कि एक चल कुंडली यानी मूविंग कॉइल प्रकार का जो डायनोमीटर होता है उसमें कौन सी डैम्पिंग है, तो एयर फ्रिक्शन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सीसी और पीसी जो होती है वो वायु कोर वाली ही होती है, कोई किसी प्रकार का पदार्थ होता ही नहीं है। एक डायनोमीटर प्रकार का मीटर एसी-डीसी दोनों पर उपयोग कर सकते हैं हम इसको, वो बिना किसी कोर के उसमें कुंडलियाँ होती है, सीसी और पीसी बिल्कुल फ्री होती है। तो वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली एयर फ्रिक्शन का उस पर उपयोग करते हैं। नीचे दी गई आकृति में करंट और वोल्टेज का मान दिया हुआ है, धारा और वोल्टेज दोनों माइनस माइनस में बताइए, प्रतिरोध पूछा है। तो R बराबर V/I कर देंगे, दोनों माइनस के हैं तो उत्तर अपना प्लस में ही आएगा। 6.3 में 1.6 मिली एम्पियर का भाग देना, उत्तर किलो ओम में आ जाएगा और आंसर आएगा 3.94 किलो ओम। आप मिलान कर लेना, ये तो ईजी सही है कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो सवाल है, निम्न में से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो बाई डायरेक्शनल करंट कैपेसिटी रखती है। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है द्विदिशीय, यानी ऐसी कौन सी डिवाइस है जो दोनों दिशाओं में करंट का चालन कर सकती है, तो वो है RCT दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। अब नाम से ही पता लग रहा है रिवर्स भी कंडक्शन कर रहा है, यानी विशेष प्रकार का थायरिस्टर जो रिवर्स बायस में भी कंडक्शन दे रहा है, चालकता दे रहा है। IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, केवल एक दिशीय युक्ति है। SCR एक दिशीय युक्ति है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर पूरा नाम होता है। GTO गेट टर्न ऑन पूरा नाम होता है। और ये IGBT और BJT इन दोनों का संयुक्त गुण इसमें पाए जाते हैं GTO में। BJT यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और IGBT दोनों के संयुक्त रूप इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। RCT का पूरा नाम क्या था? रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। अगला सवाल है कि जो विंड टरबाइन होती है उससे हमें सप्लाई कौन सी मिलती है, तो AC देते हैं वो, ठीक है। पवन ऊर्जा वाला सिस्टम जो होता है AC मिलती है अपने को। विकिरण मिति में विकिरण फ्लक्स यानी प्रदीप्ति में पूछ रहा है, प्रदीप्ति फ्लक्स की, ठीक है दोस्तों। विकिरण मिति पूछा है यहाँ पर, तो ये देखिए वाट ऑप्शन कैसे दे दिया इसने, समझ नहीं आया है ना। और इंग्लिश में सवाल देखना पड़ेगा। प्रदीप्ति फ्लक्स का अगर पूछता है तो दोस्तों उत्तर ल्यूमन में होना चाहिए था, ठीक है ना। प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई है, शायद विकिरण प्रदीप्ति को ही बोलेंगे यहाँ पर, इल्यूमिनेशन है ना, तो ये वाट नहीं आएगा, इसका ल्यूमन इकाई इसकी होनी चाहिए थी। इंग्लिश में सवाल देखेंगे इसका क्या पूछा गया है। और अगला सवाल पूछा कि किस प्रकार के डायोड में रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम है, यानी बहुत जल्दी रिवर्स वो कर जाता है, तो वो है हमारा शॉर्ट की डायोड। क्या विशेषता है इसकी दोस्तों? इस डायोड में कोई PN जंक्शन नहीं होता है। PN जंक्शन की संख्या जो होती है वो 0 होती है, क्योंकि एक तरफ इसमें N मटेरियल होता है और दूसरी तरफ कोई मेटल होता है, यानी ये मेटल रेक्टिफायर या मेटल डायोड जो अपन ने पढ़ा था ना, उसका एक प्रकार होता है, विशेष प्रकार का डायोड है। मतलब N और P में से एक N मटेरियल ही होता है, P मटेरियल होता ही नहीं है। P की जगह पर कोई ना कोई मेटल काम में लिया हुआ होता है, धातु, इसलिए इसमें PN जंक्शन की संख्या भी 0 है, ठीक है। और रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम है इसमें। अगला सवाल, 50 हर्ट्ज की वोल्टेज उत्पन्न करनी है, 2 पोल है, गति कितनी होनी चाहिए? N बराबर क्या करोगे? फॉर्मूला लगा देना, F × 120 अपॉन पोल, है ना। जब कैलकुलेशन करोगे सीधे सीधे उत्तर आ जाएगा आपका 3000 RPM। तो सिंपल सा इसका जो है अपना आंसर रहेगा, ठीक है, 3000 RPM उत्तर आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे देखो सवाल पूछा, अंडरग्राउंड केबल बिछानी है, इसके लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होगा। अब सवाल पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अधूरा क्वेश्चन रह गया। केबल बिछाने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं ना, वो तो केबल ट्रेंच कहलाती है, केबल के पाइप होते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड केबल को
हम ज़मीन में बिछा रहे हैं और उसको यांत्रिक चोट से जब बचाव करना हो ना, तब हमें गैल्वेनाइज्ड स्टील तार का उपयोग करते हैं। और जीआई तार का जो उपयोग होता है उसको आर्मरिंग बोला जाता है। और आर्मर लगाने से क्या होता है, यांत्रिक चोट से उसका बचाव हो जाता है। आगे देखिए सवाल पूछा कि एक शंट जनरेटर जो डीसी का है वो कैसा जनरेटर है, तो सेल्फ एक्साइटेड होता है, स्व उत्तेजित कहलाता है। इसकी फील्ड की कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व होता है जिससे ये वोल्टेज बनाता है और फिर उसी वोल्टेज को और काम में ले लेता है। अगला सवाल, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 टॉर्क है, एक फॉरवर्ड टॉर्क है, एक बैकवर्ड टॉर्क है। तो जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो दोनों के अंतर के बराबर होगा। अब अंतर देखिए, दोनों में फॉर्मूले 2 दिए हुए हैं, बी और डी में। बी इसलिए नहीं हो सकता कि परिणामी टॉर्क माइनस का कभी नहीं होगा, क्योंकि फॉरवर्ड टॉर्क जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए फॉरवर्ड टॉर्क में से बैकवर्ड टॉर्क आपको घटाना है। इसीलिए तो इसको क्रॉस फील्ड थ्योरी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के रोटर पर पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण दोनों ओर टॉर्क लगता है और इसी का नाम है क्रॉस फील्ड थ्योरी। ठीक है ना। तो फॉरवर्ड टॉर्क जो है उसमें से बैकवर्ड घटा देते हैं, जो भी बचता है परिणामी टॉर्क होता है वो रोटर उसी दिशा में घूमने लग जाता है। और आगे दोस्तों सवाल पूछा CFL का पूरा नाम, तो ये तो मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। फ्लोरेसेंट लैंप का एक विशेष रूप है और इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। पहले भी कई बार करवाया है, उम्मीद है आपका सही हुआ होगा। और ये जिसका पेपर है उस भाई का भी बिल्कुल सही हुआ है। हाँ, 2 नंबर ऑप्शन इसने चूज़ किया है, तो इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको भी ये तो पहले से पता होगा। लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर जिसमें आर्मेचर का प्रतिरोध नगण्य है, आपूर्ति की गई धारा का मान कितना होगा, जो 100 किलोवाट भार को 200 वोल्ट पर सप्लाई प्रदान करता है। लोड करंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, I = P/V। 10,000 वाट का भार है, 200 एम्पियर की करंट है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका उत्तर आएगा 500 एम्पियर। सीधा सा क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है यानी परमाणविक जो रिएक्टर है उसका भाग कौन सा नहीं, देखो उसमें रिएक्टर सील्डिंग होती है। सील्डिंग का मतलब होता है ये जो गैसें निकलती है उनको बाहर नहीं निकलने देता, उनको रोकता है। रिएक्टर कोर ये इलेक्ट्रॉन को, जो न्यूट्रॉन्स उसमें होते हैं उनको बाहर निकलने से रोकता है। और मॉडरेटर जो है ये न्यूट्रॉनों की गति धीमे करने के काम आता है। हिंदी में मॉडरेटर को मंदक बोलते हैं। रिएक्टर बैटरी जो है ये काम में नहीं ली जाती। ठीक है, जब आप इसके सभी प्रकार पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, ऐसी डिटेल कहीं नहीं आएगी। आगे सवाल पूछा कि पावर जनरेटेड बाय एन ओशियन वेव, यानी तरंग ऊर्जा जो होती है इससे कौन सी वेव उत्पन्न होती है, तो उससे साइनसॉइडल वेव उत्पन्न होती है। सीधी सी बात है, साइन वेव उत्पन्न होती है, AC वोल्टेज अपन को देता है। समुद्री ऊर्जा है, 2 तरह की वेव होती है इसमें, ओशियन वेव बोलते हैं। और AC वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग किस लिए करते हैं, तो AC वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज करते हैं। वोल्टेज कंट्रोल, AC का वोल्टेज स्टेबलाइजर हो सकता है। ट्रांसफार्मर भी एक तरह से वोल्टेज रेगुलेटर ही है। ऑटो ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं ना, वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए लेते हैं। तो AC का है इसलिए वो AC को स्टेप अप स्टेप डाउन करेगा। और अगर चॉपर होता तो वो DC को कम ज़्यादा करता। अगला सवाल, किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा सप्लाई के कोई भी 2 फेज परस्पर बदल सकते हैं। जैसे RYB था तो हम इसको RBY कर सकते थे, एक तरीका। ये ना करें तो हम इसको YR और B कर सकते थे, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है कि हम इसको BYR कर सकते थे। 3 तरीके होते हैं गति बदलने के। मतलब पहले तरीके में हमने R को अपनी जगह पर रखा, दूसरा तरीका ये था कि आपने B को अपनी जगह पर रखा, तीसरा तरीका ये है कि आपने Y को अपनी जगह पर रखा और कोई भी 2 फेज बदल दिए। इससे क्या हुआ कि जो सिंक्रोनस गति बन रही थी, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र था, उसकी दिशा बदल गई और उसकी जैसे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदला, मोटर की घूमने की दिशा भी बदल गई। आगे सवाल पूछा, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं, तो आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं, कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के ये थे दोस्तों पार्ट 2 के 75 क्वेश्चन। 19 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। बहुत जल्दी सेकंड शिफ्ट का पार्ट 1 लेकर आपके सामने आएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपने सारे क्वेश्चन देख लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करें।